हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर जो कि 2018 में 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को कंडक्ट करा गया था, कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया है। तो वीडियो का पेपर जैसे कि री एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लेते हैं। तो आज का सेशन जो कि पहली क्लास होगी रीजनिंग की, उसे हम लेकर आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज हम प्रीवियस ईयर पेपर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का 22 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। पहले सवाल में क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि भारत में 5 तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं, अर्थात ABCDE। इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? ये प्रश्न है। अच्छा, में करना क्या है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए, तो इसमें प्रश्न क्या है कि भारत में 5 तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं, अर्थात ABCD और E। इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो कथन में पहला क्या कह रहा है कि कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना में अधिक है, लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। मतलब ये जो बी है आपका, तो ये क्या है, इसकी जो उत्पादन है वो ए से तो अधिक है, लेकिन ई से अधिक नहीं है। इस कथन से हमें पहले से यही पता चल रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना से अधिक है, लेकिन डी के जितना नहीं है। यानी जो कंपनी सी का उत्पादन है, सी का किसके है, सी का बी से अधिक है, लेकिन डी से कम है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कंपनी डी का है, यानी डी का उत्पादन ई से भी अधिक है। ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा क्या है कि कंपनी में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो अब देखो, पहले वाले कथन में ए बी और ई की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे हमें सी और डी नहीं मिल रहा। तो हम इस कथन से तो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना कि कौन सा ज़्यादा होगा। हो सकता है ई ही हो सकता है सी या डी भी हो। तो पहला कथन से सिर्फ तो नहीं निकलेगा। अच्छा, अब अगर दूसरे कथन की ऐसे बात करें तो यहाँ पे ए और ई की चर्चा नहीं है, तो सिर्फ केवल कथन 2 से भी नहीं निकल सकता। अब कथन 3 की बात करें तो यहाँ सिर्फ डी और ई के बारे में कहा गया है। तो यहाँ से ना आपको ए के बारे में कुछ पता है, ना बी के बारे में, ना तो सी के बारे में। तो अलग अलग यानी सिर्फ कोई एक कथन तो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब चलिए ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों साथ में पर्याप्त हैं। चलिए इन दोनों को चेक करिए। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको क्या पाया मिलेगा, आपको ABCDE सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो पता है कि बी से बड़ा क्या है, सी है, लेकिन सी और ई में कौन सा बड़ा है, या फिर डी, डी क्या कहते हैं, सी के बाद आता है डी या ई है, ये हमें नहीं पता है। तो यानी ये पहला वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब कोई भी कथन, कोई भी दो कथन साथ में पर्याप्त हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 और 3 को भी ले लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ ए के बारे में पता ही नहीं चलेगा कुछ, है ना। और सिर्फ अगर 1 और 3 को ले लेंगे तो आपको सी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, तो कोई भी दो कथन पर्याप्त नहीं है। अब तीसरा क्या कह रहा है, या तो कथन 1 और 2 एक साथ, केवल कथन 3 अकेला पर्याप्त है। ये भी गलत है, अभी मैंने बताया अकेला तो कोई पर्याप्त है ही नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब आप तीनों को मैच करा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप तीनों को मैच करा लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। जब आप तीनों कथन को मैच कराएंगे तो आपको जो ओवरऑल मिलेगा वो ये मिलेगा कि सबसे बड़ा डी हो जाएगा, फिर डी से बड़ा कौन हो जाएगा, डी से छोटा ई हो जाएगा, और ई से छोटा सी मिलेगा आपको, सी से छोटा बी मिल जाएगा, बी से छोटा ए मिल जाएगा। जब आप इनको अरेंज करेंगे, नहीं तो तीनों मिला लेंगे तो हमें पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, कंपनी डी का। तो यहाँ से आपको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या कहा है कि दिए गए कथन को, अगर समझ नहीं आ रहा इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए, इसमें कहा क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा कथन
या धारणाएँ, इसमें अंतर्निहित है। देखो धारणाओं के सवाल में करना क्या होता है कि कोई चीज़ अगर कही जाती है, तो वो चीज़ कहने के लिए उसके मन में विचार क्या थे, जो उसने उस चीज़ को कहा। यानी पहले वाले जो विचार जिसको सोच के उसने ये चीज़ बोली है, तो वही होती है धारणाएँ। आपको वही चीज़ों को पकड़ना होता है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि सरकार जो लोग पशुवल्लका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को ₹5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। ये सरकार ने क्या किया है कि जो एक गोदावरी में नाव दुर्घटना हुई थी, तो उनमें जब लोग मतलब मरे हैं या दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उनको उनके परिवार को कितना देना है, ₹5 लाख देने का फैसला किया है। इसमें देखो कौन सी धारणा हो सकती है। पहली क्या कह रही है कि सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। बिल्कुल, दिमाग में ये चीज़ तो आया होगा ना सरकार के कि धनराशि दिया जा सकता है, तो ही देगी। जब वो चीज़ अगर नहीं रहेगा दिमाग में, अगर ये उनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, पैसे है ही नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं दे सकती ना सरकार। अगर सरकार के पास पैसे नहीं होगा, तो वो कैसे देगी? ये तो दिमाग में धारणा है कि हाँ, हमारे पास पैसे हैं, हम दे सकते हैं। पहली धारणा तो सही है। दूसरा, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। ये सोच के इन्होंने ये कथन नहीं बोला होगा। ये कथन बोला जा सकता है यदि उनके पास पैसे होंगे, तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, हम किसी को पैसे दे सकते हैं, या यार चलो मैं तुम्हें ₹50,000 दे दूँगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ₹50,000 है कि मैं उसे दे सकूँ। तो इसका मतलब इसका जो निष्कर्ष है, वो जो धारणा है, असम्पशन है, वो कौन-सा होगा? पहला नंबर वाला सही होगा कि सरकार के पास मुआवजे देने के लिए है पर्याप्त धनराशि। ठीक है? और दूसरा क्यों नहीं होगा? दूसरा इसलिए नहीं होगा कि ये सोचो तो कोई ये नहीं बोलेगा ना कि सरकार नाव दुर्घटना के लिए काम करेगी, तो इसलिए वो मुआवजा दे देगी। ऐसा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें दिया है कि दिए गए सही कथन पर विचार करें और निर्णय लेके निष्कर्ष तार्किक रूप से इन कथनों का पालन करते हैं। अब कथन क्या है कि कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच में कुछ भी नहीं आता है। ये एक विज्ञापन है। ये एक स्टेटमेंट में जो कहा गया, ये मतलब एक विज्ञापन का प्रचार किया गया है। ठीक है? कौन सा? कैल्विन क्लीन जो जीन्स है, उसके बारे में कह रहा है। तो अब ये तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला सकता है? ये जो इसका जो विज्ञापन है, वो क्या, उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए इसमें कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाना है। जितना कहा जाता है कथन में, उसी से आपको निष्कर्ष पे जाना होता है। ठीक है? अब पहला कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है कि आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित नहीं करते। अब ऐसा कुछ तो कथन के बारे हो सकता है करते या नहीं करते, मुझे नहीं पता। पर कथन से हम ये निष्कर्ष तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि आकर्षक नारे, चूँकि नारे-वारे को लेकर तो कुछ कहा नहीं गया है। विज्ञापन कहा में एक कथन कहा गया है कि हाँ, कि ये जीन्स अगर हम पहनेंगे, ये इसका उपयोग करते हैं, इसके बीच में कोई नहीं आता है। मतलब ये दिखाया गया है कि हाँ, हमें ये जीन्स पसंद है। वो जो प्रचार कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो उससे कुछ आकर्षण नारे से तो कोई लेना-देना है नहीं। ये तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? लोगों को डार्क सेट वाला जीन्स पसंद आता है। इस कथन से हम ये भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चूँकि वो एक एडवर्टाइज़मेंट है, अब वो एडवर्टाइज़मेंट क्या कर रहा है कि मेरे और मेरे कैल्विन जीन्स के बीच में कोई नहीं आता है, है ना? इसी का उपयोग करें। तो इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकल जा सकता ना कि नहीं, लोगों को ये जीन्स पसंद ही आता है, डार्क साइड वाला या वगैरह-वगैरह। इसका मतलब जो इसका सही आंसर होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकल सकता है। देखो 3 प्रकार की चीज़ें चलती हैं। असम्पशन्स चलता है, यानी धारणा, एक कंक्लूजन चलता है, निष्कर्ष, एक चलता है तर्क। है ना? तीनों के लिए बस ध्यान देने वाली बात ये है कि धारणा जब आती है, धारणा में हम क्या करते हैं, हमें ये हमें देखना पड़ता है कि जो हम बोल रहे हैं, ये हम किस विचार को दिमाग में लाए थे कि हमने ऐसा बोला। और निष्कर्ष में क्या होता है कि हमने ये बोल दिया है, तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, वो निष्कर्ष होता है। और तर्क क्या होता है कि जो चीज़ हमने बोला है, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, उसके सपोर्ट सपोर्ट में क्या चीज़ें हैं, अगर हम ये चीज़ें कह रहे हैं तो। ठीक है? तो वो तर्क होता है। चलिए हम अभी आगे समझेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, इसको भी थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं। देखिए कथन कह क्या रहा है। चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को हम समझ लेंगे। ठीक है? चलिए इसमें देखो क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क, देखिए तर्क वाला है, प्रभावशाली है। अब क्या कह रहा है देखिए, कथन क्या है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे ही तर्क होता है ना, चीज़ें होनी चाहिए नहीं। तो ये कह क्या रहा है, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को, अगर किसी को इंग्लिश वाला देखना है तो 1 मिनट, ये रहा। ठीक है? तो ये कह क्या रहा है कि क्या
राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? पहला तर्क क्या है? आप भी पढ़िए कि हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। क्या ये रियल में कोई तर्क है? और वैसे भी सोचिए कि अगर वो स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल जाते हैं, तो जो वहाँ पे मान लो हम कहीं पे पर्टिकुलर पहले से ही हम वहाँ पे हैं, फिर हम अगर घुल-मिल गए हैं और चालाकी से काम निकलवा ले रहे हैं, तो ये तो एक फ़ायदे की बात हो गई ना, चीज़ें का आराम से हो जा रही हैं। तो फिर ये कोई सा तर्क तो बनता नहीं है ना? कि अगर हम अपना काम निकलवा लेते हैं, तो वो तो बैंक के हित में ही काम जाएगा, क्योंकि हम बैंक के कर्मचारी हैं, तो फिर तो फ़ायदा ही कराएगा ना, तो ये कोई तर्क नहीं है। पहला तर्क क्या है? गलत है। इस तर्क के बिहाफ़ पे हम ये नहीं कह सकते कि 1-2 साल में ही ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है? दूसरा देखते हैं, नहीं, जब उनकी नीतियाँ और योजनाएँ आकार लेने लगती है, तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। ये सही तर्क है, क्योंकि किसी भी नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या होता है, कुछ समय चाहिए होते हैं ना। जैसे सरकार भी कोई योजना लाती है, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद, जैसे कोई भी चीज़, कोई रोड तैयार करना है, तो वो कहती है 2028 तक तैयार हो जाएगी, 2026 तक। तो उसको आकार लेने में समय लगता है क्लियर होने में। अगर आप 1 या 2-2 साल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उनकी नीतियाँ तो वो उपयोग ही नहीं करेंगे, फिर कोई नया अधिकारी आ जाएगा, वो अपनी नीतियाँ लाएगा। इसलिए ये तर्क सही है, दूसरा वाला तर्क सही है। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेटिंग का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखिए, पहला तर्क गलत था, यहाँ पे क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा प्रभावशाली है, अब पहला तर्क गलत है, तो डी वाला भी खत्म हो गया। अब चेक करना है तीसरा क्या है। तीसरा भी क्या कह रहा है कि नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। ये भी देखो तर्क सही है, क्यों? अगर आप साल 2 साल में अगर आप ट्रांसफ़र होते रहेंगे 7 साल में, 2-2 साल में, तो आप ना कहीं भी अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएँगे। ना आप अपने योजनाओं को चला पाएँगे, ना आप खुद भी अपने आप को स्टेबल कर पाएँगे। और अगर आप स्टेबल नहीं होंगे, तो आप बैंक या किसी भी, जो भी आप जिस भी बैंक में आप काम करेंगे, तो आप उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो ये भी एक सही तर्क है कि इतना जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र होने पे ये दिक्कतें होती हैं। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल तर्क 2 और 3 प्रभावशाली हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, ठीक है? चलिए, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा, पहले चीज़ों को समझते हैं कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन-सा तर्क प्रभावशाली, फिर तर्क वाला है। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है कि क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर में जोड़ा जाना चाहिए? चलिए, ये तर्क वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क ही आता है। इसके पीछे क्या कह सकते हैं हम, ठीक है? आगे देखिए तर्क क्या है। पहला तर्क क्या कह रहा है? हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे एकत्र करने को लागत कम हो जाएगी। हाँ, तो ये एक लॉजिकल तर्क है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? है ना? चलिए ठीक है। पहला वाला तर्क उचित है। अगर पहला वाला तर्क उचित है, तो हम इसे कहते हैं हाँ, ये सही बात है कि यार, अगर क्या होता है कि अगर जीएसटी वगैरह क्या होता है कि अगर एक ही कर प्रणाली हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, जो टैक्स की प्रणाली है वो आसान हो जाएगी। लोगों को मतलब जो है मतलब आसानी से पेमेंट कर सकेंगे, तो और एकत्र करने में भी लागत में कमी आएगी, ये सही है। चलिए अगला देखिए। हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा, जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है कि नहीं है? निर्माता व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा और बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा, बिल्कुल देगा। जितनी आसान टैक्स की प्रणाली होगी, उतने ज़्यादा कर क्या हो जाएँगे, कर संग्रह होगा, ठीक है? हम दूसरे को भी कहते हैं प्रभावी है। तीसरा क्या कह रहा है? नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई है। क्या ये कोई तर्क हुआ? बात अगर हम भारत देश की कर रहे हैं, तो हमें इस ये कौन सी लॉजिक है कि वो देश नहीं कर रहा है इसलिए हम भी नहीं करेंगे। किसी ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। है ना? ये तो कोई लॉजिक बनता नहीं है, कोई तर्क है ही नहीं ये। तो तीसरा वाला तर्क गलत है। इसमें ऑप्शन कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी कि 1 और 2 दोनों क्या है? प्रभावशाली हैं, ठीक है? लेकिन क्या कह रहा है, निर्माताओं एवं व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा, जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। 1 मिनट, क्या कह रहा है ये? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि 1 मिनट, मैं थोड़ा-सा देखो कह क्या रहा है ये? ये कह रहा है, हाँ, नहीं ठीक है, निर्माताओं को बढ़ावा, ठीक, ठीक, ठीक। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। नहीं ठीक है, इंग्लिश में कहीं-कहीं पे देखेंगे आप मिसप्रिंट भी है ना, तो वही देखना पड़ रहा था। नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, ठीक है? इसमें मिसप्रिंट नहीं है,
ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं कि क्या ही कहें। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पहले जूम करता हूँ, है ना, फिर उसके बाद हम इसको धीरे धीरे समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या रहा है कि दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़ें, जानकारियों को, अब प्रश्न का उत्तर दें। एबीसी सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैटों को आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तों को रखा है। ठीक है, शर्त कौन कौन सी हैं? देखिए मैं इसको शॉर्ट में भी लिख भी रहा हूँ, ठीक है। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है कि निवास हो, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राज्य का क्या हो? निवास हो, निवास हो, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा शर्त क्या है? कम से कम 5 साल से कमाता हो। 5 साल से क्या हो? मेरी राइटिंग ख़राब है, एडजस्ट करिएगा। 5 साल से कमाता हो। तीसरा क्या है? तीसरा ये कह रहा है कि 5 साल में भुगतान भी हो जाए, कर सके। 5 साल में क्या करे? भुगतान भी कर सके। ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि उसके या उसकी पत्नी, मतलब वो जो कपल हो, मैं साथ में लिख रहा हूँ कि कपल के नाम फ्लैट ना हो, के नाम फ्लैट ना हो एक भी। ये जो लिखा है कि आवेदक उस साल के किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सहमालिक नहीं होना चाहिए, तो मैं वही लिख रहा हूँ। अब पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कंडीशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है आवेदक की उम्र 31/2016 को, 31/12/16 को कितना होना चाहिए? 35 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। चलो कंडीशंस तो बात की बात है, अगर पहला कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा, वो सब तो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि अब कह क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा कंडीशन देखो, हमें सब बाद में पढ़ना चाहिए, है ना। ये सवाल लगाने का भी, समय बचाने का भी तरीका है। अब आप सीधा क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में क्या कह क्या रहा है? क्या कह रहा है कि आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 थी। ठीक है। जो शर्तों को पूरा किया जाना है, मानदंडों के आधार पर निर्णय लेके आपको 1 जनवरी 2017 को दी गए निम्नलिखित मामले में फ्लैट आवंटित करना है या नहीं। अब देखिए क्या रहा है कि सामी, एक सामी जो जिसको फ्लैट चाहिए, सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रहा है। वह एक उद्योगपति है और दूसरे राज्य से है, जिन्होंने 2000 में अपना कारखाना स्थापित किया है और उसके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं? राज्य का निवास प्रमाण पत्र है। फिर यदि आवश्यक हो तो वह 4 साल में पूरी धनराशि का भुगतान करेगा। 4 साल में, 4 साल वाला कंडीशन कौन सा है? तीसरा वाला कंडीशन, 5 साल के अंदर करना है, यानी तीसरा वाला जो कंडीशन है वो भी क्या है? सेटिस्फाई है। ठीक है। उसके पास उस साल में कोई घर नहीं है, उसके पास उस समय उसके पास नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के पास एक फ्लैट है। अब देखो उसकी पत्नी के पास एक फ्लैट है, ये कौन सा कंडीशन वाला वायलेट कर रहा है? पाँच पाँचवा नहीं, चौथा वाला। देखो चौथे वाले वायलेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि चौथा वाला क्रॉस हो रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कोई क्रॉस हुआ, उसके लिए कोई विकल्प दिया है कि नहीं। ये जो आपका आता है ना, ये वाला मैटर यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले शर्त का वायलेशन हो तो कुछ उसमें कंडीशन दिया हुआ है, दूसरे के लिए भी दिया है, तीसरा वाला हो तो, लेकिन जो चौथा पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे देखिए चौथे पॉइंट के लिए कोई भी जो है वो नहीं दिया है, मानदंड नहीं दिया है। यानी अगर फ्लैट है तो फिर नहीं मिलना है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा कि चौथे का वायलेशन है, और चौथा का वायलेशन के साथ यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर ये चिन्ह हो तो चलो ये भी होगा तो चलेगा। तो ऐसा कुछ तो चौथे के लिए नहीं दिया है, सिर्फ पहले पॉइंट के लिए दिया है, दूसरे पॉइंट के लिए दिया है और तीसरे पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि उसको फ्लैट नहीं मिल सकता है। तो उसको फ्लैट क्या होगा? आवंटित नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा, ये क्या कह रहा है? इसमें यह है हमारा गिवन फिगर है, दी गई आकृति निम्नलिखित विकल्पों में से एक में एम्बेडेड है, यानी एक से ही निकाली गई हुई आकृति, उस विकल्प का चयन करना है। अब देखिए आकृति कैसे है, ये है, ये है, ये है और ये है, ऐसे है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसे कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है, गलत है। यहाँ पे कहीं बनेगा? नहीं बनेगा, गलत है। यहाँ पे बनेगा, देखिए ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं है ना, ऐसे तो है, ऐसे करके कहीं नहीं बना, ये भी नहीं है।
लेकिन यहाँ पे देखिए है, ये देखिए मैं इसको यहाँ इसी में दिखाता हूँ, ऐसे, 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 ऐसे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस वाले डिश से देखिए, बन रहा है ना? ये ऐसे गया है, ऐसे, ऐसे, ऐसे वाला आकृति है ना इसमें? बस इसी आकृति अगर इस जिस वाले विकल्प में होता है वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ये वर्बल रीजनिंग है, तो इसको मैं ज़्यादा वैसे डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ़ है ना लिख इसमें शो करके ही दिखा पाऊँगा, तो इसको समझिए, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल जो चलते हैं सब, है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों यक्स में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। यानी सेम जो इसमें दिए हैं उस वही इसमें भी हो। इसमें ज़रा काउंट करो कितने प्रतीक हैं। 1 2 3 4, ये जो ये देश में कितने प्रतीक हैं पहले वो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, ये गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें 6 थे तो गलत, 8 है तो गलत, इसमें 7 है, ठीक है? इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ये सही हो सकता है, कंफर्म नहीं है। नीचे वाला भी गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन सेम कहाँ है? सी में देखिए, ये देखिए सी में ये जो बीच वाला है, ये जो ऐसे करके बना हुआ है, ये वाला बीच में जो बीचों बीच बना है, क्या ये चीज़ यहाँ पे है? जो विकल्प दिया है इसमें? नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? सी भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सेम चीज़ें मैच करनी चाहिए। एक देखो ये बीच वाला नहीं मैच कर रहा, मैंने उस पे गोला मारा हुआ है। आप इस इंग्लिश वाले के सी में चेक कर सकते हैं, है ना? तो वो वाली चीज़ें जो है एक्स वाले में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ज़रा, कह रहा है कि कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि यक्स 4 बिंदुओं के विपरीत छोर और मौजूद बिंदुओं की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है तो एक्स का मान। अब देखिए, पासा चलता कैसे है? पासा को एक पॉइंट जो कॉमन हो उसी से लेके हम बाकी को रोटेट कर देते हैं। मतलब देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं, इसको भी एक कहाँ पे है? यहाँ पे ना, एक के साथ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखो है क्या? एक, एक के बाद अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 5 आएगा, फिर 2 आएगा। इस वाले 5 में देखो पहले 1 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, इसमें क्या हो जाएगा? 1 5, अच्छा ये तो दूसरी एक मिनट, इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत ही कहाँ है? यहाँ पे देखो, एक एक कॉमन है इधर, 5 5। अगर फलक के 2 फलक सेम होते हैं तो जो दो बाकी जो दिखाए जाते हैं वो अपोजिट ही होते हैं। अगर यहाँ पे 4 बिंदु है एक फलक के, तो उसके अपोजिट में कौन से बिंदु होंगे? 2 होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। इसमें आपको फलक ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है ना? क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर किसी के 2 फलक सेम होते हैं, अगर आप लूडो लीजिए, देखिए अगर भाई अगर आप किसी ने 2 फलक को पकड़ लीजिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले ही तो दिखेंगे, आप उस सिस्टम पे रखेंगे तो। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट होगा, ठीक है? देखिए क्या है कि हम भी जब पेपर सॉल्व करने आते हैं तो सीधा यहीं पे करते हैं, ठीक है? तो कुछ रटा-रटाया होता नहीं है, तो चीज़ें हम भी गलत कर देते हैं, गलत इन द सेंस हम सबके साथ वही जो होता है, ठीक है? तो समझिए उसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ये क्या कह रहा है? इसको पढ़िए ज़रा। ये कह रहा है कि चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर चित्र को विकल्प को साथ करिए। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या है, थोड़ा छोटा है चित्र और समझिए। अब इस चित्र को देखिए, ये जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसको क्या कर दिया गया है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, पहली बात, है ना? अगर घुमा दिया गया है तो इसको भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, उसमें से पहली बात तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, इसकी इसकी संभावना रहेगी। दूसरी बात, ये देखिए, इसमें जो ये पहला चित्र है, जो पहला वाला चित्र है, वो देखो भरा हुआ था, इसमें क्या है? खाली कर दिया गया है। ऐसे इसी तरीके से इसमें तीसरा वाला चित्र भरा था तो इसमें खाली कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे दूसरा वाला भरा है और ये पेंसिल भरी हुई है लास्ट वाला। ये लास्ट वाला भरा है तो यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। यहाँ पे भरा दिया है तो चौथा गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चित्र थोड़ा छोटा है तो दिखेगा नहीं, बाकी ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र में उपयुक्त विकल्प चयन करिए। अब देखिए यहाँ पे जो तीर था वो कैसे था, दो दो था। यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे तीन हो गया, एक तीर उधर सरक गया। तो यहाँ पे दो तीन है, तो अब ये जो है ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एक इधर रहेगा। अब बाकी जो चारों हैं वो किधर हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। देखो ये किस किस ऑप्शन में है। जैसे ये देखो, पहला पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा विकल्प में देखो, चौथा ऑप्शन कहीं दिया है नहीं, चौथा भी हटा दो। अब बचे कितने, दो तीन और पाँच, पाँचवा हटा दो। क्यों, क्योंकि पाँचों में भी नहीं। अब या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। अब देखिए पहले में क्या था कि इस गोले को देखिए, ये जो भरा हुआ था और जहाँ जहाँ खाली था, फिर यहाँ पे देखो जहाँ खाली था वहाँ पे भर दिया गया है, बाकी उस दूसरी जगह को खाली कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बीच में भरा है, बाकी किनारे किनारे खाली है। इसका मतलब क्या होगा कि बीच में भरेगा और किनारे किनारे क्या हो जाएगा, खाली होगा। तो ये तीसरा वाला गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी बी यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसको समझिए। नहीं, आज का तो 12वां सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो बीच में ये जो लाइनें खींची हुई हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, देखिए बाकी जो इमेज है वो क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, जितना जैसे उस साइड है वैसे इस साइड, यानी जैसे मिरर इमेज। ए में भी मिरर इमेज है, बी में देखिए मिरर इमेज दिख रहा है, पश्चिम में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये भी देखो मिरर इमेज लग रहा है, जैसे पानी में इसकी छाया बनी हो, इसमें भी देख लो। इसका जो अलग है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे अलग है। इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी यही दे रखा है। इसमें भी थोड़ा जरा देखिए क्या है। अब देखिए इसमें आ- पहले वाले में देखिए क्या दे रखा है, पहले वाले में क्या है कि तीन ये दे रखे हैं और तीन ये दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी वही दिए हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट भी तीन तीन का। इसमें देखिए चार दो का दिया है, ये थोड़ा अलग है, बाकी को पहले चेक कर लो। ये भी तीन तीन दिए हुए हैं, ये भी, इसमें भी तीन तीन दिया हुआ है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बताना नहीं, इसको तो देख के समझना होता है ना। अब मैं सामने स्क्रीन पे हूँ नहीं कि बाकायदे दिखा सकूँ करके, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाला चार्ट, एक चार दिया है, बाकी वो दो दिए हुए हैं, जबकि था क्या, बाकी में तीन तीन थे, अल्टरनेट अल्टरनेट पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए। अब ए से क्या आया, सी। तो बी, बी का गैप है एक का, सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा पहला अक्षर। अब आप देख रहे हैं कि पहला अक्षर सिर्फ बी में ही है, बाकी मत मैच कराइएगा, टाइम मत बर्बाद करिएगा, सीधा ई मार्क निकाल। देखिए ए के बाद बी छूटा सी के बाद डी छूटा ई के बाद एफ छूटा जी। करेक्ट है ना, तो पहला अक्षर ही होगा। अब पहला ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो वही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले में, अब मैं इसको आगे नहीं कराऊंगा, सोचिए थोड़ा सा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए। अब जैसे इसमें देखो, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया और डी के बाद ई आना था। अब जैसे कुछ लोग ये चीज़ करते हैं, अरे गधों, जब चारों ऑप्शन में पहला ई है ही है, ई को क्यों मैच कराना, छोड़ दो। देखो लास्ट वाला अलग अलग है ना, लास्ट को ही पकड़ लो। देखो एक के बाद क्या आया, डी आया, यानी बी सी दो का गैप है। डी के बाद आई आया, तो ई एफ जी एच चार का गैप हुआ। आई के बाद पी आया, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी छः का गैप है। तो अब आठ का गैप कर दो, दो चार छः हो गया, तो आठ पी क्यू पी हो गया है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी वाई। लास्ट में क्या आना चाहिए, वाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो ए और
डी के बीच में कितना गैप था, 2 का। फिर डी से जो आई आया उसमें 4 का। फिर जो आई से जो पी आया उसमें 6 का। अब +8 का गैप करा दो तो क्या आएगा, वाई आएगा। लास्ट में वाई होना चाहिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी देखिए भैया, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये एम है शुरू में। देखो इसको मैं थोड़ा लिख के दिखा दे रहा हूँ, मैजिक है। मैजिक को क्या है, लिखा गया है BH, F, Z और L। अब देखें एम से क्या किया गया है, एल को -1, ए को जेड को क्या किया गया है -1, जी से एफ कैसे आया है -1, आई से एच -1 और सी से बी -1। समझ में आ गया। चलिए करिए फिर। सी से -1 करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में बी आएगा। ए से -1 करेंगे तो जेड आएगा। फिर बी से करेंगे तो बी से -1 करेंगे तो ए आएगा। और लास्ट में AZ भी एक ही ऑप्शन में है, डी में। अब आगे मैं नहीं करूँगा, आप भी मत करिएगा, समय बचाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो सवाल है आपका, इस सवाल में बहुत अच्छे लोग पढ़ने लगते हैं। इन सवालों को पहले पढ़ा नहीं जाता है, पहले इसको लढ़ा जाता है, शुद्ध भाषा में कहें तो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव का रक्त किस रंग का होता है। सब जानते हैं कि जो ब्लड होता है ह्यूमन का कैसा होता है, रेड होता है। सिर्फ ये देखो कि रेड को कहा किया जा रहा है। देखो लाल को क्या कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है। बस आंसर क्या हो गया, हरा हो गया, खत्म। ढूंढ लो उसमें पढ़ के जल्दी से। पहले ढूंढो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो फिर हमें पता करो कि किस क्या निकालना है। लाल, तो लाल को क्या कहा जा रहा है, हरा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें। इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, ध्यान से देखिए कि ये संबंध को बता रहा है। ये जितनी चीज़ें दी गई हैं संबंध को बताती हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि वाई का एच के साथ क्या संबंध है। वाई का एच के साथ, है ना। अब देखो यक्स के साथ ये जो चित्र बना है यक्स और यक्स का, तो यानी क्या हो जाएगा, यक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा एच का। चलिए हम मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ, एच का सन हो जाएगा कौन, यक्स हो जाएगा, है ना। अब HRD है, आग मतलब क्या होगा, मदर। एच क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगी किसकी, डी की। हम ऐसे इसको ऐसे भी कर दे रहे हैं, ये मदर है किसकी, डी की, हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि डी, ये डॉलर वाला साइन टाइप का वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि पी जो डी जो है वो वाई का क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो वाई क्या है, हस्बैंड है। ये ये क्या है, वाई हस्बैंड है। किसका है हस्बैंड, वाई का। वाई का क्या है, हस्बैंड, है ना। अगर वाई का हस्बैंड है कौन, डी, डी हस्बैंड है, तो यानी क्या है, ये डी क्या है, मेल ही है। अब वाई का हस्बैंड है, वाई क्या है, डी की वाइफ है। अब वाई अगर वाइफ है, एक्स क्या है, डी का भाई ही होगा, क्योंकि क्या है, दोनों क्या है, एच के ही बच्चे हैं। अब जो वाई है, एक मिनट, वाई भी से एक्स -H, मतलब एक्स इज द सन ऑफ एच, ठीक है। तो वाई का एच से क्या रिलेशन है ना, रुक जाए रुक जाए। हाँ तो एक्स से नहीं पूछा, एच से पूछा। तो अब देखो वाई क्या हो गई, वाई इसकी वाइफ हो जाएगी डी की। और डी की अगर वाइफ है तो एच की क्या होगी बताओ, रिलेशन वाई विथ एच। वाई का रिलेशन क्या होगा इसके साथ, वाई क्या हो जाएगी, वाई आपकी हो जाएगी क्या, डॉटर इन लॉ होगी कि नहीं होगी, बताइए। आपको बहू होगी कि नहीं होगी भाई। अगर एच का डी क्या है, डी का एच मदर है, यानी डी क्या है, इसका बेटा है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड दिखा रहा है। और इसकी पत्नी क्या है, वाई है, तो एच क्या हो जाएगी,
सास हो जाएगी, यानी वाई क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता माता तीन विवाहित पुत्र और एक, देखो पिता माता तीन विवाहित पुत्र और एक विवाहित पुत्री है। अब पुत्रों में दो दो पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात। अब देखिए पहले कौन है, माता पिता हैं। चलिए हम इनको एफ और एम लिख देते हैं। ये हो गया फादर, ये हो गया मदर। अब इनके कितने हैं, इनके ऐसे बुरा लगा दें, इनके तीन सन हैं, तीन सन हैं। वो भी कैसे हैं, मैरिड है, मैरिड है। और एक क्या है, इनके डॉटर है। ठीक है, अब मैरिड है तो ये तीन अगर सन है तो इनकी क्या होंगी, तीन वाइफ भी होंगी। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक, अब पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां। अब इन तीन में से दो और दो, एक एक की क्या है, डॉटर है, ये भी डॉटर है। और जो एक बचा उससे क्या है, एक वो क्या है, उसके एक ही सन है। हुआ। अब महिलाओं की संख्या देखिए, तो ये तीन वाइफ हो गई, तीन ये हो गई, तीन वाइफ हो गई, एक डॉटर, ये चार, एक ये माता, पाँच, पाँच को दिए चार डॉटर, ये तो पाँच चार नौ हुई कि नहीं हुई। अब सन में लड़कों में देखो, मेल में एक ये पिता हो गया, एक ये तीन बच्चे हो गए, तीन एक चार, और एक ये वाला सन हो गया, पाँच ये हो गया। तो रेशियो क्या आएगा, 9:5। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। अब कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष कथन अनुसरण करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कंक्लूजन वाले में क्या होता है कि जो जितना दिया होता है कथन, हम उतने से ही निष्कर्ष को निकालते हैं। अब कथन में क्या कह रहा है कि कुछ पेपर क्या है, पुस्तकें हैं। इसको बनाते कैसे हैं, सम पेपर्स आर बुक्स। मान लो ये क्या है, आपका पेपर है, तो सम पेपर क्या है, बुक्स हो गए। अब सभी पुस्तकें क्या है, नोट्स, यानी आल बुक्स सर क्या हो गए, नोट्स हो गई। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि नो पेपर इज ए नोट, कोई पेपर एक नोट नहीं है। देखो कि कोई पेपर नोट नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर ये देखो ये वाला पार्ट मिल रहा है कि नहीं नोट का, जो पेपर भी है नोट भी है, तो यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। कंक्लूजन दूसरा क्या है, कुछ नोट पेपर है, बिल्कुल है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये नोट भी है और पेपर भी है, तो कुछ नोट पेपर है कि नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर, ये जो दूसरा कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, केवल निष्कर्ष जो दूसरा है वो अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या करना है, हमें हमें इसमें बनाना है वर्ड। अब इन चीज़ों से देखना है क्या बनेगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इनसे वर्ड ना ढूंढें, आप ऑप्शन से ढूंढें। जैसे लिखे तीन, तीन के स्थान पे क्या है, जल्दी से लिख लीजिए डी है। फिर दो, दो के स्थान पे क्या है, ए है। फिर पाँच के स्थान पे क्या है, एच है। फिर छः के स्थान पे क्या है, छः के स्थान पे आपका है ई है। फिर क्या है, आठ के स्थान पे क्या है, एस है। फिर क्या है, एक के स्थान पे क्या है, आई है। फिर फोर के स्थान पे ओ है, सात के स्थान पे एन है। डहेशन ये कोई वर्ड है नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा फिर ऐसे देखो, दो तीन पाँच, दो में ए है, तीन में क्या है, डी है, पाँच में क्या है, एच है, पाँच के बाद छः में क्या है, ई है, ए डी एच ई हो गया। चार में क्या है, ओ है, चार में ओ है। फिर आठ में क्या है, आठ में यस है, आठ में यस है। उसके बाद एक और सात, एक में आई है और सात में एन है, आई एन। ये कोई शब्द है, बिल्कुल नहीं, तो यानी दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे में क्या है, दो तीन पाँच छः सेम ही है, तो ए डी एच ई तो सेम ही हो गया। अब हमें करना क्या है,
फिर 8 लेना था ना। अब देखो मैं इसी में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसी में इसको हटा दे रहा हूँ। अब अब देखिए क्या हो जाएगा, एच ही तक हो गया था, अब 8 लेना है तो 8 के स्थान पे क्या है, 8 के स्थान पे यस है तो यस हो जाएगा। ई के स्थान पे क्या है, आई, तो आई हो जाएगा। और के स्थान पे क्या है, ओ, तो ओ हो जाएगा। और सेवन के स्थान पे क्या है, एन, एन। एडहेसन, ये देखो एक शब्द है कि नहीं, ADHE, ऐसा ही हो, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं आसंजक बल। ये जो दो विभिन्न परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसे बोला जाता है एडहेसन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट मेयर शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। इसमें क्या, इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, जैसे लिखा है क्या, देखिए मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, NIGHTMARA, समझ लीजिए इसको। आप एन एन वाला पहले वर्ड उठाइए, जल्दी जल्दी करिए। अब ABCD जैसे आप पढ़ते हैं ना उसको पढ़ते जाइए। याद रखिए सीधा भी पढ़ना है और फिर पीछे साइड भी करके पढ़ना है, यानी जैसे समझिए पहले एन को क्या करना है आपको, एन को आप पढ़िए। तो अब देखिए आगे तक गिनती पता ही है ना। एन का क्या होता है, देखो एन का होगा OPQRSTUV, कोई नहीं मिला। चलिए अब आई के देखिए, अब आई के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। आई के लिए क्या होगा देखिए, आई मतलब पीछे पे IJ, यहाँ जे नहीं है ना, एन के स्थान पे जे नहीं है ना, ठीक है। अब उधर भी देखिए, आई को JKLM, देखो एक मिला ना, एम, NOP, अब बाकी नहीं मिला। अब जी का देखिए, जी के पर उल्टा देख लीजिए, जी के लिए भी देखिए, जी के लिए क्या हो जाएगा, GHI, नहीं मिला। इधर देखिए GH पहले मिल गया तो ये भी एक हो गया, GHI JKLM, बाकी नहीं मिला। अब आप एच के लिए देखिए, एच के लिए देखेंगे जैसे क्या हो जाएगा, एच के लिए HIJK, अब एच उल्टा ABCD सीधा पढ़िए लेकिन जाइए दोनों साइड, यानी अगर बीच में से अच्छा लिखा है तो इधर भी जाइए और इधर भी जाइए। तो HIJK नहीं है, HIJKLM इधर भी नहीं। टी का भी देख लीजिए, टी के बाद UVWX, टी के बाद UVWX नहीं है। एम का देख लीजिए, एम का NOP, इधर देखिए NOPQR नहीं है। ए का देखिए, ए के बाद BC, इधर BCDEFG नहीं है। आर का देखिए, आर का S, इधर देख लीजिए अब STUVWXY नहीं मैच कर रहा। ई का देखिए, ई का FGHIJKLM नहीं मैच कर रहा। तो इसका जो कितना आंसर हो गया, 2, बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये भी तर्क वाला क्वेश्चन है ना। इसको समझिए पहले क्या कह रहा है। प्रश्न क्या है, प्रश्न तो वही है जो समझ में आ ही गया होगा। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। अब क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क दिया जाए, करना चाहिए, तो इस पर आपका क्या तर्क होगा। पहला क्या कह रहा है कि हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। क्या ये तर्क सही है। अगर आप बात उत्पादन की कर रहे हैं चाहे किसी भी स्रोत से, इसका मतलब ये है कि आपको उत्पादन की ज़रूरत है, कुछ सीमित है, इतना नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं, आप बाहर वाह भी एक्सपोर्ट करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये पहला जो तर्क है इसमें, जो आपका ये जो क्वेश्चन है 73, इसका जो पहला तर्क है वो क्या हो जाएगा आपका, मजबूत हो जाएगा। तो पहला तर्क सही। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी। क्या ये तर्क सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि किशन पढ़ जरा, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत का सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और ये कह रहा है कि नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, इसके भारत में कमी है। सिर्फ पूंजी की वजह से ही ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा को ना स्थापित किया जाए, ये तो क्या तर्क सही है, समझ में आ जाता है यार। टोटली गलत है, ये कोई तर्क है ही नहीं। पैसा बहुत लगेगा इसलिए ना करें, अगर कुछ बेहतर है तो पैसे तो उसमें लगेंगे। सो जो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल तर्क एक मजबूत है। समझ में आया। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही कंडीशन, बहुत बड़े सवाल हो जाते हैं। चलिए हम इसको जूम करके समझते हैं, है ना। कंडीशंस को पहले लिख लेंगे जैसे लिखे थे। अब देखिए क्या क्या रहा है, पढ़ लीजिए थोड़ा सा पहले। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया है। निम्न मानदंड लागू होना चाहिए। क्या कह रहा है पहला, पहला क्या कह रहा है, देखो पहला क्या कह रहा है कि ग्रेजुएशन में ग्रेटर देन 75% हो, आर इक्वल टू मान लो। और HSC में हायर सेकेंडरी में क्या कितना होना चाहिए, 80%, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80% होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कह रहा है, कम से कम 2 वर्षों का अनुभव। दूसरा, एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ईयर्स होना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, 3 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो। जो बॉन्ड हो उसके लिए क्या हो, 3 साल वाला उसके लिए तैयार हो। चौथा क्या कह रहा है, 1 फरवरी 2017 को, 1/2/17 को आयु कितना होना चाहिए, 21 से बड़ी हो और छोटी हो किससे, 28 से। यही कह रहा है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा ये कंडीशन है। अब मैंने क्या कहा, इसको बाद में पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए पहले हम नीचे आते हैं सवाल पे सीधा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल यहाँ पे दिया है, ये सब तो सब डिटेल दी हुई है। अब देखो समय बचाने के लिए सीधा आप पकड़िए, ठीक। अब क्या कह रहा है, दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है। अब पिछले 1 वर्ष से एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। कितने वर्ष से, सिर्फ 1 वर्ष से। देख लीजिए कहीं और एक्सपीरियंस दिया है। उसने स्नातक में 82 है तो ग्रेटर देन 75 है, ठीक है। और 87 है यानी हायर सेकेंडरी में, तो ये भी क्या है, क्या कंडीशन थी देखो, ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, 75, हायर सेकेंडरी में ग्रेटर देन 80। पहला कंडीशन अगर तो सेटिस्फाई है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई तो है। दूसरा क्या कह रहा है, अब लेकिन अनुभव कितने का है, एवं उसने अभी 25 वर्ष की आयु पूरी की है। देखिए ये भी देख लो, 25 वर्ष की आयु पूरी की है। ये जो आपका ऑप्शन ये जो चौथा था वो भी सही है, उसने 21 और 28 के बीच में ही है। जो चौथा वाला था वो भी आपका सही है, यानी पहला और चौथा में कोई दिक्कत नहीं, पहला सही है चौथा सही है। अच्छा बाकी 2 कंडीशंस क्या थी, एक था बॉन्ड के लिए तैयार हो, दूसरा 2 साल का अनुभव हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा के बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई है। कहने आपको प्रथम जानकारी के अलावा अन्य किसी भी चीज़ का विचार नहीं करना है, ठीक है। अब दिव्या मैकेनिकल इंजीनियर पिछले 1 वर्ष में सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। उसने स्नातक और इसमें उसने अभी 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरे चौथे के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं क्या, कंडीशंस है, पहले के लिए दी हुई है तो पहला तो जोड़ता ही नहीं है, पहला सेटिस्फाई है। तीसरे के लिए दिया है कि नौकरी के समावेश से पहले छोड़ने पर 1 लाख की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो, कह रहा है। तो बॉन्ड के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए ज़रा, इसमें कहीं पे दिया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी तो इसमें दिया ही नहीं है ना। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो कितना मांगा था, मिनिमम 2 साल। उसके स्थान पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कहा है, एक कंडीशंस दिया है तीसरे वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए भी, यदि वो कंप्यूटर इंजीनियर है तो मामला डीजीएम को संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन वो है कौन सा इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल का। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो एक, पहले तो बॉन्ड वाला तो कोई डिटेल दिया ही नहीं गया है, चलो तीसरा वाला भी नहीं फॉलो हो रहा। और दूसरी बात, जो दूसरा वाला है यानी जो एक्सपीरियंस चाहिए था, वो एक्सपीरियंस भी नहीं दिया हुआ है इसमें, तो एक्सपीरियंस भी नहीं दिया हुआ है। और क्या है, अब बॉन्ड के भी बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है वो, क्योंकि 3 वर्ष का बॉन्ड के लिए उसने कहा है ना। अच्छा फिर ना हो तो 1 लाख रुपए देने की बात करे, जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात तो जो एक्सपीरियंस नहीं है वही, समझ में आया कि नहीं आया। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उसका चयन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस इसका 1 साल का है। अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर होता तो डीजीएम को संदर्भित किया जाता, और वो कौन सी मैकेनिकल इंजीनियर है, तो चांस ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया।
चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए फिर अगर ये बन जाएगा तो हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि अश्विनी के पास विभिन्न पैटर्न वाले 5 वर्ग हैं, हालांकि इन वर्गों में से एक एक अन्य 4 की भांति समान नहीं है। उस विषम वर्ग का चयन करिए। तो देखिए सब में वही लगभग है। ये वाले में देखो, ये तीर, ये वाला तीर इधर जा रहा है, ये वाला तीर इधर जा रहा है, इसमें भी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इसमें भी एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ये चौथा वाला जो है यही आपका सही होगा। देखिए देखो पहले वाले में क्या है, इस तरीके से बना है, तो इसका तीर इधर जा रहा है, इसका नोक इधर जा रहा है। दूसरे वाले में भी एक का इधर जा रहा है तो एक का इधर जा रहा है। तीसरे वाले में भी एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, लेकिन चौथे वाले में देखो ये भी इधर घूमा है और ये भी इधर घूमा है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसमें तो चौथा वाला जो दिया है वही क्या है, गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए ग्राफ से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ लिया जाए। सवाल ये कह रहा है, उपयुक्त ग्राफ का निरीक्षण करें और पिछले कुछ वर्षों में लिए एक विद्यालय के कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। किस वर्ष में कह रहा है। अब एक है 8-9, एक है 9-10, एक है 5-6 और एक है 7-8। देखो 1 मिनट, अब इससे बड़ा जूम नहीं हो पाएगा। ठीक है, साफ साफ, लेकिन अगर आप इसमें देखिए, यहाँ पे देखो साफ साफ देखा जाए तो ये वाला जो दिख रहा है, इसके दोनों लगभग ऊपर हैं, है ना, अपर वाले, बाकी के उतने भी नहीं है। तो यानी ये जो है आंसर होगा वो लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला जरूर सबसे बड़ा वाला होगा, है ना। सबसे बड़ा वाला आंसर कौन सा होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, यही क्या हो जाएगा आपको इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बहुत छोटा छोटा है तो मुझे भी बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा, पर चूंकि फिगर से ही क्लियर हो जा रहा है कि यही वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने वाली बात विशेष है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अब इसमें कह रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए ये 12 से 33 आया है, कैसे आया, देखो 12 तिहाई 36, फिर उसमें से 3 कम तो कितना आया, 33 आ गया। फिर 33 से कितना आया, 96, वो कैसे आया है, 33 तियाँ 96 में से, ये 99 में से 3 कम तो कितना आया, 96 आया। फिर इसी तरीके से 96 × 3 - 3 आया, 285 आया। यही क्रम यहाँ चलेगा। अब यहाँ पे देखो इतना आ गया। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 852 × 3 और -3। और देखो 3 दूनी 6, 6 में से 3 के 3, लास्ट डिजिट क्या नहीं चाहिए, 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप सॉल्व करोगे तो बी आएगा। मैंने कैसे पकड़ा, देखो 852 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 आता कि नहीं आता। और जब बाद में 3 घटाते तो 6 में से 3 घटता ना, तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, यूनिट डिजिट 3, है ना, सिंपल सा तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 9, अच्छा अब देखो इसमें क्या लॉजिक है, लिखा है 4 गुणते 2 + 1 कितना आया, 9। फिर 9 गुणते 3 - 1 कितना आया, 26। फिर 26 गुणते 4 फिर +1 कितना आया, 105। फिर 105 गुणते 5 - 1 कितना आया, 524। तो 524 गुणते कितना आना चाहिए, 524 गुणते 6 +1, यानी 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 5, लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 2 है। अच्छा ये 500 समथिंग है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 समथिंग होगा। 3000 समथिंग कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कह रहा हूँ। 524 है ना, 500 गुणते 6 होता है तभी 3000 हो जाता है, तो 3000 से ज़्यादा ही होना चाहिए। और जो ऑप्शन नंबर ए है वो कितना दिया है, 1300 दिया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक ढूंढा करिए यार, सवाल लगाने के तरीके सोचिए, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए बी एफ
जे अब देखो अल्फ़ाबेट से कुछ लेना देना है, देखो चारों में आर ही दे रखा है। अब जो इसको कोई बी से एफ कैसे आया, जे कैसे आया सोचेगा, तो वो तो बेवकूफ़ों वाला काम हो गया, तो इसको तो सोचना ही नहीं है। अब देखो 2 था, 8 था, 32 था, 128 था। कैसे हुआ? 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 5 है, ये 2 के पावर 7 है। तो स्वाभाविक सी बात है 2 के पावर 9 होना चाहिए। 128 दूना 556 दूना 512, ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको देखिए, बी से आया पहला पहला देखिए, क्योंकि मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। बी ए सी है, फिर सी ए बी है, फिर डी ए ई है, फिर ई ए डी है। और देखो बी से सी, सी से डी, डी से ई से क्या आएगा गला? एफ। एक ही ऑप्शन में है, करेक्ट करके निकल जाओ। पहला अक्षर एफ आना चाहिए। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं लगाऊंगा नहीं, क्यों लगाऊं जब एकदम सीधा सीधा क्रम दिख रहा है। ये आंसर हो जाएगा। जब दो होते तो मैं सोचता कुछ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है जरा देखिए। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्न में से प्रश्नों का उत्तर दें कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आई है। तो देखो, एक तो यहाँ पे आई है, दूसरी यहाँ पे आई है, 2 हो गई, तीसरी यहाँ पे आई है, 3 हो गई, यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ पे नहीं आई है, ये आई है, 4 हो गई, यहाँ पे भी नहीं आई है। तो कितनी बार आई है? 4 बार आई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या रखा है। देखिए इसको क्या किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये संख्याएं दी हुई हैं। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक जो है प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है, तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा? दूसरा उच्चतम कह रहा है। तो अब देखो, अगर एक ही एक जोड़ना घटाने का मैटर है तो 294 तो कभी नहीं होगा, 372 कभी नहीं होगा, 419। भाई सब संख्या एक बढ़ा दोगे तो 5 ही तो होंगे, और इनमें एक एक घटाओगे भी तो भी। जैसे 6 है, 6 बढ़ के क्या हो जाएगा आगे? 7 हो जाएगा। सब में तो चलो ये 7 हो जाएगा, ये वाला, ये 6 हो जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। 9 घटेगा तो 989 वाला 8 हो जाएगा, और ये 8 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। अब देखो इतना समझ आ गया ना, पहला पहला डिजिट, यानी ये करीब 700 कुछ होगा, ये 900 कुछ, ये 800 कुछ। 700 वाला भी खत्म, ये 900 वाले पहला होगा, ये 800 वाला दूसरा होगा। इन्हें हमें देखना कौन सा संख्या है, 989 वाला। और 989 वाले में क्या होगा? 9 घटेगा, 8 हो जाएगा। सम अंक में एक जुड़ेगा तो ये 9 हो जाएगा, फिर विषम में घटेगा तो 8 हो जाएगा। तो जो दूसरी जो होगी बड़ी संख्या वो कौन सी होगी? 898। अब मैं सबको करके नहीं दिखा रहा, टाइम लगता है थोड़ा, लॉजिकल होकर बाकी को छांटो, है ना, समय बचाने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि ये सब होंगे ही नहीं, इन्हीं 2-3 में फाइट थी, उन्हीं को चेक कर लिया, ख़त्म मामला। अब इसका सैकड़ा का अंक 7 है, इसका सैकड़ा का अंक 9 है, इसका 8 है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा 9 वाला, तो दूसरा तो 8 ही वाला होगा ना। तो बस दूसरा ही पूछा है तो हम इसी वाले, ये जिससे बन रहा है उसी को हम पकड़ लेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिए ये कह क्या रहा है। इसमें इसमें कुछ है नहीं करने को। ये कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ योग हो, तो अब चलिए देखते हैं, है ना, और भाग का अर्थ घटाव हो, अब प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ भाग हो। यानी देखो 120 प्लस दिया है तो प्लस का मतलब हो गया गुणा, 12 माइनस दिया तो माइनस का मतलब क्या दिया है? माइनस का अर्थ है भाग, भागे 3। भाग का अर्थ क्या दिया है? घटाव, -4। गुणा का अर्थ क्या दिया है? योग, तो +2। फिर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है भाग, तो भागे 2। फिर प्लस है तो प्लस का मतलब क्या हो गया? गुणते 1। अब ये इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा बताओ जरा।
120 गुणते 4 माइनस 4 धन 1 गुणते 1। आएगा कि नहीं आएगा? इसको जरा और सॉल्व करो तो ये कितना जाएगा? 480, ये -4 और ये +1 आएगा। इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 477 आएगा कि नहीं आएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 477 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो संकेतों को अदला बदली करनी पड़ेगी। अब किसको करना है ये देखना है। अब इसमें या तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप मुँह से कर सकते हो, और नहीं फास्ट है, नहीं चीज़ें ठीक है तो आप एक बार चेक ही कर लो। जैसे प्लस और माइनस कह रहा है, उनको बदल दो आप। तो 5 - 3 गुणते 4 +12/2। अब देखो क्या ये -1 आ रहा है, तो 5 - 3 × 12 ही आएगा, प्लस ये 6 आएगा। हाँ ये गुणा बाद में करना चाहिए तो ठीक है। कितना आएगा? 11 - 12 कितना आ जाएगा? -1 आएगा। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन अब सही हो गया है तो आप बाकी को मत चेक करने लगिएगा, ठीक है। अगर एक सही हो गया तो एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए ना, बाकी भी अगर सही होंगे तो आप तभी आपको नंबर मिलेगा कि आपका ऑप्शन भी सही है। ठीक, तो एक ही पे करना है तो मार के निकल जाइए। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखिए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। चलिए ठीक है, करना है। अब जैसे है इसमें, अब देखो सब में पहले 6 आया है फिर 3 आया है, इसको हटा ही दो, इसको हटा ही दो। इनका क्रम निर्धारित है, सब में वही है। अब 5 और 4 में पहले चेक करो, इन दोनों में कौन सा पहले आएगा। देखो REPP है, फिर वहाँ पे EE है, AA है, लेकिन पहले क्या आता है? L आता है ना, फिर T आता है ना। तो नहीं, पहले कौन आएगा? 5 आएगा। तो 6 3 को देखो 5 आएगा तो ये D खत्म। चलो इनमें 5 है। अब फाइट 1 और 4 में करो। 5 के बाद 1 और 4 में देखो, इनमें सॉरी 1 और 4 में देखो। एक में क्या है? RE यस है, इसमें REP है। पहले तो 4 आएगा, तो C वाला भी गलत हो गया। अब 4 के बाद 1 और 2 में फाइट देखो, पहले S आएगा कि पहले V आएगा? पहले S आएगा। RES आएगा ना पहले, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा डिक्शनरी के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एलिमिनेट करिए आप।